हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम मार्शल की परिभाषाओं से आप लोगों को अवगत कराएंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आप लोगों को एडम स्मिथ के बारे में बताए थे और मैंने कहा था कि जितनी भी परिभाषाएं दी गई है उन सभी परिभाषाओं के पीछे का लॉजिक ये है कि जो भी भौतिक और अभौतिक संसाधनों में समाज के किसी भी क्षेत्रों में जो सच्चाई पाई जाती है, जो मैक्सिमम नेचर को दर्शाता है, हम उनको अध्ययन करते हैं। और ज्ञान के किसी भी शाखाओं में आप देखें, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के छात्र हों, तो उस सब्जेक्ट में ऐसे कई व्यक्ति हुए हैं जो उन सब्जेक्टों को विकसित करने में अपने योगदान दिया है। इसीलिए जब भी हम किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे कई सारे उस विषय से संबंधित व्यक्ति हमें पता चलता है जिन्होंने उस विषय को एक समृद्ध ज्ञान के रूप में विकसित किया है। दूसरा, परिभाषाओं को जानने के पीछे एक और वजह यह है कि हम देखते हैं कि उन व्यक्तियों के द्वारा किस तरह से ज्ञान को परखने की विधा को विकसित किया गया, यानी कि वह व्यक्ति की सोचने का तरीका क्या था जिनके माध्यम से आज वह विषय इस रूप में हमारे सामने दिखता है। तो आज इसी कड़ी में हम मार्शल के परिभाषा के ऊपर चर्चा करेंगे। यदि आप मार्शल की परिभाषाओं के बारे में देखें तो उसमें एक बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिकोण ये आता है कि अर्थशास्त्र भौतिक ज्ञान के साथ साथ भौतिक विज्ञान के साथ साथ मानव कल्याण का विज्ञान है। यानी कि अर्थशास्त्र भौतिक विज्ञान के अलावे मानव कल्याण का भी अध्ययन करता है। ऐसे दृष्टिकोण से आप यह देखेंगे कि मानव कल्याण का एक नई अध्याय अर्थशास्त्र के परिभाषा में मार्शल के द्वारा दिए गए हैं। अब यहाँ यह महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि अर्थशास्त्र के परिभाषा में मार्शल ने मानव कल्याण को क्यों जोड़ा। तो आप यदि ऐतिहासिक दृष्टिकोण को देखें, और मैं बार बार दृष्टिकोण ये दिखाता हूँ कि जो इंग्लैंड के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रगति औद्योगिक क्रांति के बाद हो रहा था, उसमें इन सारी परिभाषाओं को विकसित करने में काफ़ी मदद मिली। तो जैसा कि हमने एडम स्मिथ के परिभाषाओं में आपको ये दिखाया था कि अर्थशास्त्र संपत्ति का विज्ञान है, तो उस समय की जो वहाँ की परिवेश था वो धन के प्रति ज़्यादा आकृष्ट था। और इस स्थिति में इंग्लैंड में एक समय ऐसी आई कि वहाँ के अधिकांश वर्कर, जो मजदूर वर्ग थे, उनकी स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं आने लगे। हम सभी जानते हैं कि अधिक श्रम करने से एक बीमारी है जिसको हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं। यदि आप अधिक श्रम करेंगे तो आपको हो सकता है, एक तथ्य ये भी है कि उन्हें टीबी हो सकता है। तो इंग्लैंड के जो वर्कर्स थे, जब औद्योगिक क्रांति हो गई तो काम करने की घंटों में काफ़ी वृद्धि हो की गई और उस वृद्धि से ऐसा हुआ कि बहुत सारे वर्कर्स स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जकड़ गए। अब ऐसी हालतों में जो इंग्लैंड का उत्पादन का स्तर था, स्वाभाविक है कि यदि स्वास्थ्य की स्तर गिरेंगे तो वर्कर्स अधिक समय तक काम नहीं कर पाएगा और इससे उत्पादन में कमी होगी। तो इस समस्याओं से निजात पाने के लिए मार्शल ने अपने परिभाषा में मानव कल्याण को जोड़ा गया और उन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया। पहला भाग उसका आर्थिक क्रिया से जुड़ा था और दूसरा भाग उसका गैर आर्थिक क्रिया से जुड़ा हुआ था। उन्होंने अर्थशास्त्र को आर्थिक क्रियाओं को
जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उसमें कोई भी इंटरफेरेंस करने की बात नहीं की, जबकि गैर आर्थिक क्रिया में राज्यों के द्वारा हस्तक्षेप करने की बात की, वह भी जब इंग्लैंड में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उभर के सामने आ रही थी। तो हम देखते हैं कि मार्शल की परिभाषा में जो मानव कल्याण का विज्ञान की नींव रखी गई है वह अर्थशास्त्र के स्वरूप में किस तरह से परिवर्तन लाते हैं। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात एक और उभर के आता है कि यदि हम अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान माने तो किस प्रकार का कल्याण हो सकता है अर्थशास्त्र में। हम क्या भौतिक संपदा को जो वितरण की प्रणाली है क्या उसमें सुधार ला सकते हैं, या सरकार के द्वारा कोई ऐसी सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को चलाकर हमें स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार करना हो सकता है। तो मार्शल ने कहा कि आप गैर आर्थिक क्षेत्रों में सरकार के द्वारा कुछ ऐसे हस्तक्षेप करें जिसके माध्यम से अर्थशास्त्र एक सही स्वरूप में स्पष्ट हो पाए। बाद में इसके आलोचक जो हुए उस आलोचक ने अर्थशास्त्र के बारे में मार्शल के दिए गए डिफिनेशन पर कई आपत्ति जताए। इसमें पहला आपत्ति ये था कि अर्थशास्त्र को यदि हम मानव कल्याण का विज्ञान मानेंगे तो कल्याण एक सब्जेक्टिव मैटर का मतलब ये है कि कल्याण का दृष्टिकोण क्या हो सकता है, और ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि उनके अंदर कल्याण की कितनी भावनाएं हैं। कई व्यक्ति मानवीय रूप से कल्याणकारी सोच वाले होते हैं, जबकि अधिकांश व्यक्ति का दृष्टिकोण वास्तविकता के अंदर ही होता है। बहुत लोगों को कल्याणकारी कार्यों से अधिक मतलब नहीं रहता है। तो ऐसे स्थिति में यदि हम अर्थशास्त्र को कल्याण का विज्ञान कहें तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि कल्याणकारी दृष्टिकोण समान रूप से सभी पर लागू नहीं हो सकता और समान मात्रा में सभी के ऊपर लागू नहीं हो सकता। इसीलिए जब भी हम कल्याणकारी अर्थशास्त्रों की बात करते हैं तो सब्जेक्टिविटी एक वहाँ सामने आ जाता है। लेकिन फिर भी एडम स्मिथ के वास्तविक विज्ञान की परिभाषा देने के साथ साथ एक दूसरा जो स्वरूप सामने स्पष्ट आता है वो हमारा स्वरूप अर्थशास्त्र के मानव कल्याण विज्ञान से संबंधित है। बाद के दिनों में अर्थशास्त्र में एक नए ब्रांच का विस्तार हुआ जिसे हम कल्याणकारी अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। इसमें पीगू, पेरेटो, हिक्स, सैमुअल्सन एवं कई अन्य अर्थशास्त्रियों ने एक नई परिभाषा देकर उन कल्याणकारी अर्थशास्त्रों को विकसित किया। अब यहाँ यह महत्वपूर्ण बात है कि अर्थशास्त्र में यदि कल्याणकारी अर्थशास्त्र को जोड़ दें तो एक नया ब्रांच हमारा कल्याणकारी अर्थशास्त्र बनकर उभरता है। दूसरी, यदि आप मार्शल और एडम स्मिथ के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगा। जैसा कि पहला है कि मार्शल एक नॉर्मेटिव विचारधारा के प्रतिपालक के रूप में देखे जाते हैं, जबकि दूसरी ओर जो एडम स्मिथ है वो पॉजिटिविस्ट थ्योरी के प्रतिपालक के रूप में देखे जाते हैं। मार्शल अपनी परिभाषाओं में मानव कल्याण को एक आधार बिंदु मानते हैं, जबकि एडम स्मिथ अपने विषय में धन को एक आधार मानते हैं। और इनके आगे चलकर एक जो मेथोडोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ हमारे इकोनॉमिक्स में, इसमें एक पॉजिटिविस्ट अप्रोच और एक दूसरा नॉर्मेटिव अप्रोच बन के उभर के सामने आया, और आज हमारे इकोनॉमिक्स के बीच ये दोनों विचारधाराएं मजबूती के साथ अध्ययन का एक आधार बन के सामने है। तो छात्रों, हमने देखा आज
कि मार्शल के परिभाषा जो मानव कल्याण से संबंधित है देने के पीछे का क्या तर्क था, और हमने देखा कि एडम स्मिथ और मार्शल के परिभाषाओं का दो आधार बिंदु क्या है। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एडम स्मिथ जहां ऐतिहासिक पहलुओं को पर अधिक जोर दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर मार्शल ने राजनीतिक पहलू के ऊपर उन्हें राजनीति को उसके आप देखेंगे तो एक पुस्तक आई थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक आधार था। उस आधार पर उन्होंने राज्य की भूमिका के ऊपर दृष्टिकोण अपनाया, और इसी तरह अर्थशास्त्र एक नए सब्जेक्ट, एक नए स्वरूप के बीच में हम लोग के बीच उपस्थित है। अगली क्लास में हम रॉबिन्स की परिभाषा के ऊपर चर्चा करेंगे, जो काफ़ी तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक परिभाषा के रूप में जाने जाते हैं। तो बस आज सिर्फ इतना ही। थैंक यू।